जब पिछले दिनों मंच पर आए थे, उन्होंने एक अनुमानित तौर पर ये कहा था कि कम से कम 2.64 का, मेरे ख्याल से उन्होंने आंकड़ा कहा था कि उससे कम फिटमेंट फैक्टर जो है वो मंजूर नहीं होगा। आपका कुछ तो आकलन होगा, कुछ तो होगा एक सेट स्टैंडर्ड कि इस स्टैंडर्ड से नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अभी मैं इसके बारे में निधि कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए कि ये हमारे संयुक्त जो जेसीएम है उसका अपना फैसला है। मैं तो एक तरीके से स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबकी राय बात करके और जो सबकी सलाह बने उसी को सामने रखने का काम करना चाहिए। मेरा अपना निजी विचार कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि नहीं इतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बात ठीक नहीं है। वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो वर्तमान परिस्थिति है, इन्फ्लेशन के जो पिछले आंकड़े रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी रखी हुई हैं, उनके आधार पर कुछ आकलन किए गए हैं। तो वो बात अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम लोग सब बैठ करके कोई फैसला नहीं कर लेंगे तब तक मैं ये बात बताने वाला नहीं हूँ कि इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या क्या फैक्टर्स देखकर फिटमेंट फैक्टर जो है वो आप तय करेंगे? मतलब आपकी इंटरनल मीटिंग की अगर मैं बात कर लूं, तो आप क्या क्या कंसिडर करेंगे? हमने आपसे पहले ही कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए कितनी कैलोरी फूड की आवश्यकता है। अब उस फूड का सिस्टम बदल गया है। एक ज़माने में जो है वो उस फूड बास्केट में जलेबी रखी गई थी, उस ज़माने में मोटा अनाज रखा गया था। आज मोटा अनाज सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है। एक ज़माने में हम लोग जब इस पर बहस करते थे तो गेहूं सबसे महंगा था। आज गेहूं सस्ता हो गया है और चना और बाजरा और मिलेट्स जो है वो महंगा हो गया है। तो फूड जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद में एकोमोडेशन। आज के ज़माने में, पहले ज़माने में जो कमरे हैं किराए पे अगर लेने जाते थे तो बहुत सस्ते मिल जाते थे। आज ये सुविधा नहीं है। हर आदमी जो है वो उसने फ्लैट्स बना लिए हैं, अपने तरीके से रहने की सुविधाएं कर ली हैं। हर आदमी अच्छा जीवन रहना चाहता है, तो उसके लिए जो रिहाइश का मामला है वो बहुत ही उस पर रहेगा। फिर मेडिकल की सुविधाएं हैं कि आज के ज़माने में पहले तो जो है वो कार्मेटिव मिक्सचर और एक कोई कुनैन की गोली दे करके काम चल जाता था। आज के ज़माने में आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहले वो 8 टेस्ट लिख देता है कि जाइए टेस्ट करा करके आइए, तब मैं आपकी दवा दूंगा। तो जो मेडिकल की जो सिस्टम चेंज हुए हैं, तो उसमें कर्मचारियों के ऊपर कितना भार पड़ रहा है, उस पर हमको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, और अगर हम उसको करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर कपड़ा पहनना है। आज के ज़माने में वो ज़माना गया जब हमारा ज़माना था कि हमारे लोग जो है वो एक बैलगाड़ी के अंदर सबको, बच्चों को सबको भर लेते थे और पूरा थान का थान कपड़ा ले आते थे और सबके लिए सिलवा देते थे, उसी का कमीज, उसी का पैजामा, और सब बैंड बाजा बन करके चले जाते थे। आज के ज़माने में किसी बच्चे को गैर ब्रांडेड कपड़ा पहना करके दिखाइए। शू जो है वो उस ज़माने में एक ही उसका हो जाता था। आज के ज़माने में हर आदमी अपना ब्रांडेड शू पहनना चाहता, अपने तरीके की बात करता। तो ये जो बदलाव है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल है, उसका डाटा है, वो कहीं पे उसमें आता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मोबाइल के बिना जीवन ही नहीं है, तो वो जीबी डाटा का खर्चा कौन देगा? तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अब हम लोग एक नए सिरे से सोच के साथ में उनसे डिमांड करने जा रहे हैं कि आप प्राइस इंडेक्स निर्धारण के लिए आप जो है वो एक अलग बास्केट बनाइए जो वर्तमान जीवन के साथ में जुड़ी हुई हो, और उसके आधार पर पे कमीशन जो है फैसला करें। क्योंकि आप बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे थे, फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े को लेकर आप नंबर नहीं देना चाह रहे क्योंकि आप एक पद पर हैं और जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर आपका उन अनुमानों पर या फिर उस तरह की स्पेकुलेशन पर क्या कहना है जो फिटमेंट फैक्टर का आकलन 3.86 हो या उससे भी आगे का आकलन हो, वैसे आकलन जो लगाए जा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है निधि। तुमने जो मैं कहना चाहता था वो तुमने कह दिया। आज अगर हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये 2.6 होना चाहिए या 3.86 होना चाहिए, उसकी सिर्फ वजह यही है कि जब तक हम लोग ये नतीजे पे नहीं आ जाते हैं कि हमारी बास्केट क्या होगी और हम सरकार को कैसे मना पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास तो जो है वो चीज़ों के लिए अलग अलग साधन हैं।
हमारे पास भी लिमिटेड साधन है, हम सरकारी साधनों पर ही काम करते हैं। पिछली बार जो है वो पे कमीशन में 1 हफ्ते तक इसी बात पे जो है डेडलॉक रहा हम लोगों का, कि हम लोग कह रहे थे कि आप शिमला इंडेक्स के बजाय आप जो है वो जो आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इंडेक्स है आपका, आप उसको लीजिए, क्योंकि शिमला इंडेक्स में और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के इंडेक्स में बहुत फ़र्क था। तो हम लोग कह रहे थे कि ये भी आपका सरकारी इंडेक्स है, आप इसको क्यों नहीं लेते हैं, तो नहीं लिया उन्होंने। तो अभी ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग आपस में बैठ करके तय नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। बट यू रेस्ट एश्योर्ड कि जैसे ही ये चीज़ें फाइनल होती हैं तो वी विल बी बैक टू यू। अच्छा, कुछ लोगों के भी मन में जो सवाल है वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। महंगाई भत्ते का क्या होगा? क्या ये 60% से आगे बढ़ेगा या शून्य पर आ जाएगा? निश्चित तौर पर शून्य पे आ जाएगा, चूँकि जब जो आज की तारीख में महंगाई भत्ता है वो पे कमीशन की जब नए बेसिक पे बनेंगे तो दैट विल बी पार्ट ऑफ बेसिक पे, वो बेसिक पे का पार्ट हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जब पे कमीशन लागू होगा तो वो शून्य से ही लागू होने का काम होगा। पैसा जेब में कब आएगा? सुभाष गर्ग साहब ने कहा कि उनके आकलन के हिसाब से जिस तरीके से लटकाया गया है और जो टाइमलाइन के बारे में आपने भी जिक्र किया, 2028 की दिवाली में हो सकता है कि पैसा जेब में आ जाए। आपके मुताबिक क्या आकलन है? अगर जो हम लोग मजाहिया तौर पे भले कहते हों, लेकिन सरकार अगर अपने हिसाब से इसको करती है तो हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव से कुछ पहले आवे। अच्छा, आप और डीले बता रहे हैं। अब अगर वो आकलन है तो, हम्म लेकिन हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई पे कमीशन 18 महीने के लिए उन्होंने बैठाया है, हम तो चेयरपर्सन से पे कमीशन की रिक्वेस्ट करेंगे कि यार ये इतना ज़्यादा टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है, आप साल भर के अंदर इसको वाइंड अप करिए, रिपोर्ट दे दीजिए सरकार को और फिर सरकार को कहिए कि इसको लागू करें। और फिर वो लागू करने के बाद नहीं करेंगे तो सरकार से हम ही लोग फिर कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट को जल्दी जल्दी लागू किया जाए। भाई देखिए, जो जिस तारीख से पे कमीशन लागू होना है 1 जनवरी 2026 से, तो वो और उसका एरियर तो उनको पहले ही देना पड़ेगा। रह गया सवाल एरियर्स का, उस पर बैठ करके फैसला कर सकते हैं स्टाफ साइड के साथ। स्टाफ साइड की एक मीटिंग भी है, बैठक भी है, इंटरनल बैठक है आपकी 15 नवंबर को। क्या होने वाला है उस बैठक में? क्या मंथन होने वाला है? यही मंथन होने वाला है, चूँकि लोग बहुत परेशान हैं इन टर्म्स एंड रेफरेंस को ले करके। और चूँकि पहले के जो पे कमीशंस रहे हैं उनके टर्म्स एंड रेफरेंस में और इनके टर्म्स एंड रेफरेंस में मूल भावना तो वही है कि जो पहले से रही है, लेकिन इन्होंने जो इसकी अंग्रेजी पब्लिश की है अपने या हिंदी पब्लिश की है अपने गजट नोटिफिकेशन में, उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत जो है वो अलग अलग तरीके के विचार हैं। तो उन पर हम लोग बैठ करके एक बात करेंगे कि भाई ये चीज़ें जो है वो किस तरीके से इसको किया जा सकता है। और जो पत्र हम लोगों ने लिखे हैं सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, उन पर भी सामने बैठ करके चर्चा करेंगे कि इस पर हम लोगों का क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मूल भावना जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के साथ ही शुरू होती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो पे कमीशन से डिस्कस हों वो टर्म्स एंड रेफरेंस के अंदर ही हों। हमने हर पे कमीशन में देखा है कि बात करते करते चीज़ें जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस से बाहर भी चली जाती हैं और पे कमीशन उनको सकारात्मक तरीके से ले करके उसको मेंशन भी कर देता है अपने तरीके से रिपोर्ट में, और सरकार भी उसको किसी न किसी रूप में या तो स्वीकार कर लेती है या अस्वीकार कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कह दें कि आपने ये बिल्कुल आउट ऑफ टर्म्स एंड रेफरेंस आपने डिस्कस किया है तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जस्टिस श्री कृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में तमाम चीज़ें आउट ऑफ जो है रेफरेंस जा कर के करी और सरकार ने उसको स्वीकार भी किया। तो हम लोग उसको लेकर के बहुत चिंतित नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर के जरूर चिंतित हैं कि जो चीज़ें सरकार को करनी थी उसको उन्होंने इस भाषा में टर्म्स एंड रेफरेंस में डालने का काम किया
जिससे एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कर्मचारियों और पेंशनर्स में कि सरकार शायद कुछ करने नहीं चाहती।